हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। सो आज हम डील करेंगे BPSM 162 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ओके, आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपकी जून एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें कहना चाहूँगी। फर्स्ट, कि आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, या आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकेंड, इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर। यहाँ पर आप इजीली अपना सब्जेक्ट को टाइप करके परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने में कोई भी इशू आता है तो कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। ओके, so let's start with our first question. Explain the liberal approach to the study of Indian politics. The liberal approach is one of the most important methods used to study Indian politics. It focuses on freedom, equality, democracy, rule of law, and individual rights. According to this approach, the main aim of politics is to protect the rights and welfare of citizens. It believes that a democratic government should work according to the constitution and ensure justice for all people. Right. लिबरल अप्रोच इंडियन पॉलिटिक्स को समझने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। ठीक है, इस अप्रोच का मेन फोकस क्या होता है? फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड इंडिविजुअल राइट्स। ये सारी चीज़ें लिबरल अप्रोच का फोकस होते हैं। लिबरल अप्रोच कहता है कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम सिटीजन्स के राइट की प्रोटेक्शन करना और उनके वेलफेयर के लिए काम करना होता है। ये अप्रोच मानता है कि देश का गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए एंड हर सिटीजन को जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। मीनिंग ऑफ लिबरल अप्रोच: द लिबरल अप्रोच स्टडीज पॉलिटिक्स बाय गिविंग इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। इट बिलीव्स दैट every person has equal rights and should be free to express opinion, vote and participate in government. It also support peaceful political change through election and constitution. Liberal approach politics का स्टडी इंडिविजुअल फ्रीडम और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के थ्रू करती है। ये मानता है हर सिटीजन को अपनी बात रखने का फ्रीडम होना चाहिए, वोट देने का राइट होना चाहिए एंड गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का भी उनको मौका मिलना चाहिए। ये अप्रोच वायलेंट रेवोल्यूशन के बजाय इलेक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स के थ्रू पीसफुल पॉलिटिकल चेंज को सपोर्ट करती है। मतलब लड़ाई झगड़े नहीं, आप आराम से सपोर्ट कीजिए, आप आराम से वोट कीजिए एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स को फॉलो कीजिए ताकि पॉलिटिकल चेंज पीसफुली हो सके। मेन फीचर्स ऑफ लिबरल अप्रोच: let's see, importance of the constitution. The liberal approach considers the constitution as the foundation of Indian democracy. It studies the power of president, prime minister, parliament, judiciary and other institutions. Importance of constitution की यहाँ पे बात की जा रही है। सबसे पहला फीचर है लिबरल अप्रोच का। लिबरल अप्रोच कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। इसी के थ्रू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, इन सब की पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड होती है। Protection of fundamental rights. It believes that every citizen should enjoy basic rights such as freedom of speech, equality before law, religious freedom and right to education. हर सिटीजन को बेसिक राइट मिलने ही चाहिए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, रिलीजियस फ्रीडम हो गया एंड राइट टू एजुकेशन हो गया। मतलब सबको बोलने का हक होना चाहिए और लॉ के सामने सब बराबर हैं। आपको जो रिलीजन फॉलो करना है आप कर सकते हैं। एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। तो ये राइट्स हर सिटीज़न की डिग्निटी एंड फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है ताकि हर इंसान एक अच्छी लाइफ लीड कर सके। Rule of law. The liberal approach supports the idea that everyone is equal before the law. No person, including government officials, is above the law. इसके हिसाब से कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं है। ओके, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून सबके लिए समान है, भले वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही क्यों ना हो। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, सब लॉ के सामने इक्वल ही हैं। भले आप रिच हैं, पुअर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या फार्मर हैं, कोई भी हैं, सबके लिए लॉ इक्वल है एंड लॉ की नज़र में भी सब लोग इक्वल ही हैं। डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन. It gives great importance to free and fair election. Citizens should have the right to choose their representative through voting. अब क्या आता है डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन? लिबरल अप्रोच फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। हर सिटीज़न को वोट देने का अधिकार होना चाहिए ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सके। किसके थ्रू? वोटिंग के थ्रू। Welfare state. The government should not only protect the rights but also work for public welfare, but by providing education, healthcare, employment and social security. गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं है, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी के थ्रू
पब्लिक वेलफेयर करना भी है। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो लोगों का क्या होगा? सिर्फ वोटिंग करवा के बैठा दोगे क्या? ये सारी चीज़ें भी तो इम्पॉर्टेंट है, करेक्ट? पीसफुल चेंज, द लिबरल अप्रोच बिलीव दैट पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज शुड टेक प्लेस थ्रू डिस्कशन, डिबेट, इलेक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेथड इंस्टेड ऑफ वायलेंस। क्या बताया जा रहा है कि पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस वायलेंस के थ्रू नहीं, बल्कि डिस्कशन, डिबेट, इलेक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू ही होने चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, पीसफुली चीज़ों को चेंज करना है। Importance of liberal approach in India. It helps in understanding the work of Indian democracy. It explains the role of constitution and democratic institution. It protects individual rights and freedom. It encourages public participation in politics, support justice, equality, social welfare, promote peaceful settlement of political conflict. ये अप्रोच डेमोक्रेसी को समझने में हेल्प करती है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की इम्पोर्टेंस बताती है, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, सिटीजन को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए भी एनकरेज करती है, जस्टिस, इक्वालिटी एंड सोशल वेलफेयर को भी प्रमोट करती है। Let's see the limitation of liberal approach. It gives more importance to political institution than to social and economic inequalities. It does not fully explain the influence of caste, religion, class, and regionalism in Indian politics. It assumes that all citizens have equal opportunities, which is not always true in reality. It sometimes ignores the problem of poverty and unequal distribution of resources. अब limitation की बात करें तो ये political institution को ज़्यादा importance देती है, लेकिन जो सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं उसकी तो कोई बात की ही नहीं जा रही है कि लड़का लड़की का जो प्रॉब्लम है, जो इनइक्वालिटी फेस हो रही है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस पर तो कोई बात हो ही नहीं रही है ना। ये पूरी तरह से ये कास्ट, रिलीजन, क्लास, रीजनलिज्म के इन्फ्लुएंस को भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाती। वही मैंने कहा कि जो भी इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है हमारी सोसाइटी पे, इस पर तो कोई बात की ही नहीं जा रही है, करेक्ट? इट अज्यूम ऑल सिटीजन, कई बार ये मान लेती है कि सभी सिटीजन्स के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये पॉवर्टी की प्रॉब्लम, जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे भी इग्नोर कर देती है। ओके, द लिबरल अप्रोच प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ये तो हमने समझा कि अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स समझना है तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड इम्पॉर्टेंट अप्रोच है इंडियन पॉलिटिक्स को समझने के लिए। It highlights the importance of democracy, constitution, fundamental rights and rule of law and individual freedom. ये जो liberal approach है वो इन सारी चीज़ों का importance भी highlight करती है। Although it has some limitation in explaining social and economic realities, it remains one of the most important approach for studying politics ही होगा। India's political system. It helps us understand how democratic institutions function and how they protect the rights and welfare of citizens. अब क्या बताया जा रहा है कि हाँ ठीक है, कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज़ को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए ये बेस्ट अप्रोच मानी जाती है। ये हेल्प भी करता है, ये हमें हेल्प करता है कि किस तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन काम करते हैं एंड किस तरह से ये राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लेट्स सी। The Indian Constitution is the supreme law of India. It was adopted on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. It lays down the structure of the government, the rights and the duties of citizens, and the principles for governing country. It is one of the longest written constitution in the world, reflects the value of justice, liberty, equality and fraternity. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे इंडिया का सुप्रीम लॉ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी रूल बुक है जो बताती है कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, सिटीज़न के राइट क्या होंगे, देश को किस तरह से गवर्न किया जाएगा, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिटन डॉक्यूमेंट है, मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी को प्रमोट करना है। फ्रैटर्निटी का मतलब पता है ना, भाईचारा। इक्वालिटी मतलब सब इक्वल है। लिबर्टी मतलब आप अपने व्यूज़ रख सकते हैं। जस्टिस मतलब न्याय।
Written and detailed Constitution. The Indian Constitution is a written document containing articles, parts, and schedule. It clearly explains the power and the function of union government, state government, and other institution. It is detailed because India is large and diverse country. अब क्या बात आ रही है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है, इसमें आर्टिकल, पार्ट एंड शेड्यूल्स दिए गए हैं. ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड जो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनकी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली एक्सप्लेन करता है. इंडिया एक बहुत बड़ा ही एंड डाइवर्स कंट्री है क्योंकि हमारे देश में कई तरह के लोग हैं जिनकी कास्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है ना. इसलिए तो हमारे देश को एक डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी कहते हैं, करेक्ट. तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही डिटेल में लिखा गया है ताकि हर सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल किया जा सके. किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए. ओके. सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The Constitution is the highest law of land. All laws made by Parliament, state legislature must follow the Constitution. If any law goes against it, the judiciary can declare it invalid. Now, इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन देश का सबसे बड़ा लॉ है, करेक्ट. पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो भी लॉ बनाएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट गया तो जुडिशियरी उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी. एंड इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी बनी रहती है कि वो सबसे बड़ा है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है. फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स. इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम बिकॉज पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. However, during emergency, the central government gets more power and making the system partly unitary. इंडिया में फेडरल सिस्टम है, मतलब इसका मतलब है कि पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइडेड है. कोई भी एक हमारे देश को नहीं चलाता, ये दोनों मिलकर हमारे देश को चलाते हैं. लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है. बेस्ट एग्जांपल कोरोना में जो भी मोदी जी कह रहे थे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आ रहे थे, वो पूरा देश फॉलो कर रहा था, राइट. इसीलिए इंडिया के सिस्टम को फेडरल विद यूनिटरी फीचर्स भी कहा जाता है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Let's see. India follows the parliamentary system. The president is the constitutional head, while the PM is the real executive head. The council of ministers is responsible to the Lok Sabha. India पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है. इस सिस्टम में प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन हेड होते हैं जबकि प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है. फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन सच एज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, right to freedom of religion, cultural and educational rights, the rights to constitutional remedies. These rights protect individual freedom and dignity. Indian Constitution सभी citizen को fundamental rights देते हैं, ठीक है. जैसे right to equality, right to freedom, ये सारे rights हमें किसने दिए हैं? Constitution ने दिए और हर citizen को ये दिया गया है, ठीक है. ये राइट हर सिटीज़न के लिए है ताकि हर इंसान खुलकर अपनी लाइफ जी सके. उसे अपना करियर चूज़ करने का फ्रीडम होना चाहिए, उसे इक्वालिटी का भी फ्रीडम होना चाहिए कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, हर कोई इक्वल है. उसके साथ अगर एक्सप्लॉयटेशन हो तो उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ उठा सके, वो जो चाहे अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है. ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. This principle guide the government in making laws and policy for the welfare of the people. They aim to establish social and economic justice, reduce inequality and improving living standards. ये guidelines होती हैं, ठीक है. ये गवर्नमेंट के लिए guidelines होती है. इनका जो पर्पस होता है वो सोशल जस्टिस लाना, इकोनॉमिक जस्टिस को बढ़ावा देना, इनइक्वालिटी को कम करना एंड लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना. ये सारा काम किसका होता है? टीपीएसपी का होता है. सो गवर्नमेंट जब भी लॉज एंड पॉलिसीज़ बनाती है लोगों के लिए तो उनको इन प्रिंसिपल्स का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है. ओके, let's move on to fundamental duties. The Constitution also lists fundamental duties for citizens. These include respecting the Constitution, protecting the environment, preserving national unity and promoting harmony among people. कॉन्स्टिट्यूशन सिटीज़न को सिर्फ राइट्स नहीं देता है, ठीक है, बल्कि हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है जो हमें फॉलो करना चाहिए. ओके, कौन सी ड्यूटीज़? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल यूनिटी को मेंटेन करना चाहिए,
इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, और प्रमोटिंग हार्मनी, हमें हार्मनी एंड ब्रदरहुड को प्रमोट करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे की जो फेस्टिवल्स है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, खुशियाँ फैलानी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती है, ड्यूटीज़ में आती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिया हैज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, सेफगार्ड सिटीजन्स राइट्स, इंश्योर जस्टिस विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इसका मतलब है कि कोर्ट गवर्नमेंट के प्रेशर में आके काम नहीं कर सकती, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए होती है, ये सिटीजन के राइट को भी प्रोटेक्ट करती है एंड सबको जस्टिस दिलाने का काम करती है, ठीक है। इनके ऊपर कोई भी अपना ऐसा रौब नहीं जमा सकता कि आप हमारे हिसाब से चलिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही होती है, ओके। एंड जितने भी सिटीजन्स हैं, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, उनको न्याय दिलाने का काम ये कोर्ट्स करती हैं। Secular and democratic state. India is a secular country where all the religions are treated equally. It is a democratic republic where people elect their representative through free and fair election. इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को स्पेशल प्रेफरेंस नहीं देती कि हम लोग हिंदू लोगों का ज़्यादा साथ देंगे या हम सिख लोगों का ज़्यादा साथ देंगे। ऐसा करती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है एंड इक्वली रिस्पेक्ट भी दी जाती है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी है, यहाँ लोग फ्री और फेयर इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज करते हैं, ओके। सिंगल सिटीजनशिप एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। नाउ इंडिया प्रोवाइड्स सिंगल सिटीजनशिप टू ऑल द सिटीजन। एवरी सिटीजन एज्ड 18 years and above has right to vote without discrimination based on religion, caste, gender और wealth। अगर कोई भी पर्सन इंडिया का सिटीज़न है और उसकी एज 18 प्लस है तो वो वोट कर सकता है, उसे हक है वोट करने का, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, जेंडर क्या है, वेल्थ कितनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका हक है वोट करने का, ठीक है। इंडिया क्या प्रोवाइड करता है? सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं, यानी हर सिटीजन सिर्फ इंडिया का सिटीजन होता है। कंक्लूजन देखते हैं। Indian institution is the foundation of Indian democracy. Its essential features ensure justice, equality, liberty, and unity while protecting the rights of citizens. It provides a balanced system of government and helps maintain peace, stability, and development in the country. It continues to guide India in achieving the ideals of democracy and social welfare. Now, Indian Constitution इंडियन डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है, ठीक है। ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी इन वैल्यूज़ को बहुत प्रमोट करता है, साथ में ही सिटीज़न के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, गवर्नमेंट की पावर्स को डिफाइन करता है और देश में पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट को भी मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन में से एक माना जाता है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है और हर सिटीजन को इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश करता है। So let's move on to next question. Discuss the nature of rich peasants and farmers movements in India. Rich peasants and farmers movements in India are the movements started by economically strong farmers to protect and promote their agriculture interests. These farmers usually own large areas of land, use modern farming method, and produce crop for the market. Their movement mainly focus on getting better prices for crop, reducing the cost of farming and improving government support. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिच पीजेंट्स कौन होते हैं। ये वो किसान होते हैं जिनके पास ज़्यादा या मीडियम साइज़ की खेती की ज़मीन होती है। ये लोग थोड़े मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये खेती सिर्फ अपने घर के लिए नहीं बल्कि मार्केट में बेचने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? रिच फार्मर्स कहते हैं। तो रिच फार्मर्स वो प्रॉस्परस किसान होते हैं जो मॉडर्न फार्मिंग करते हैं और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए मूवमेंट चलाते हैं। अब जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, ऐसे स्टेट में ऐसे फार्मर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो रिच हों एंड जिनके पास ज़्यादा लैंड हो और जो फार्मिंग मेथड थोड़ी मॉडर्न वाली यूज़ करते हैं, मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते हैं। तो ये लोग जो भी मूवमेंट चलाते थे उनका मूवमेंट का जो फोकस होता था वो ये होता था कि हम जो भी प्रोड्यूस करें हमें उसका अच्छा पैसा मिले और हमारा जो फार्मिंग का कॉस्ट है वो कम हो जाए और गवर्नमेंट का सपोर्ट थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए। लेट्स सी हु आर रिच पीसन। सबसे पहले देखते हैं
ये वो फार्मर्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, ठीक है, लार्ज या फिर मीडियम साइज़ का एग्रीकल्चर लैंड होता है, यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, थोड़ी अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और इरिगेशन, फर्टिलाइजर एंड मशीन्स में भी वो अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो सके, ज़्यादा हो सके। प्रोड्यूस क्रॉप मेनली फॉर सेलिंग इन द मार्केट, ये जनरली अगर क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो मार्केट के लिए करते हैं। इनकी जो इनकम होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। ऑफन बिलोंग टू डोमिनेंट रूरल कम्युनिटीज़, मतलब ये लोग थोड़े ऐसे रिच होते हैं और जो दूसरे लोगों को डोमिनेट करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा है कि हमारी चलेगी, इस तरह से, ठीक है, वो डोमिनेट करते हैं रूरल कम्युनिटीज़ में। एग्जाम्पल इंक्लूड प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम द स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। मैंने आपको वही बोला कि इन स्टेट में आपको इस तरह के फार्मर्स देखने को मिलेंगे। नेचर ऑफ रिच पीसन्स एंड फार्मर्स मूवमेंट, सबसे पहला इकोनॉमिक नेचर। दिस मूवमेंट मेनली डिमांड हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर क्रॉप, lower price of seeds, fertilizer, electricity and diesel, loan waivers and easy credit, better irrigation and market facilities। अब सबसे पहले हम इन मूवमेंट्स की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला है इकोनॉमिक नेचर। ये मूवमेंट मेनली इकोनॉमिक इश्यूज़ पर ही फोकस करते थे, जैसे कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाना, कि मिनिमम हमको इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 kg वीट पे हमको मिनिमम 20 रुपीज़ चाहिए ही चाहिए, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। एंड जो बीज है, जो फर्टिलाइज़र है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इनकी कॉस्ट कम करना, ताकि हमें उगाने में, जैसे जो भी फार्मर्स हैं उन्हें प्रोड्यूस करने में कॉस्ट कम लगे। लोन हो गया, मतलब कर्ज माफ़ी होना यहाँ पर, ताकि जो फार्मर्स हैं अपना काम और अच्छे से कर पाएँ, वो प्रोड्यूस कर पाएँ, उन पे ज़्यादा लोन ना हो, लोन की वजह से उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस ना हो। बेटर इरिगेशन एंड मार्केट फैसिलिटीज़, मतलब सस्ता लोन उन्हें मिल जाए, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ उन्हें मिल जाए। तो ये जो नेचर था वो आपको समझ आया। यहाँ पे मनी फोकस्ड है, ठीक है, कि कॉस्ट हमको कम लगे और पैसा हमको ज़्यादा मिले। ओके, पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक, मोस्ट फार्मर्स मूवमेंट आर पीसफुल। फार्मर्स ऑर्गेनाइज रैलीज, प्रोटेस्ट, मार्चेस, धरना, रोड ब्लॉकेजेस। ये जो भी फार्मर्स होते थे इनके मूवमेंट्स काफ़ी शांत स्वभावी होते थे, लड़ाई झगड़े नहीं मचाते थे, ठीक है। रैली निकाल लेंगे, प्रोटेस्ट कर लेंगे, मार्च कर लेंगे, धरना मतलब वहीं बैठ जाएंगे, ठीक है, रोड ब्लॉक कर देंगे। तो ये चीज़ें पीसफुल थी, मारा पीटी नहीं होती थी इनमें, ठीक है। एंड दे यूज डेमोक्रेटिक मेथड टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, ये अपनी बात सामने रखेंगे एंड गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से उस बातों को मान जाए, ये उनका एम हुआ करता था। लड़ाई झगड़े इनका एम कभी नहीं हुआ करता था। नॉन पार्टी कैरेक्टर, मैनी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन क्लेम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दे फोकस ऑन फार्मर्स इशू रादर देन पार्टी पॉलिटिक्स, ऑल्दो पॉलिटिकल सपोर्ट इज समटाइम्स सीन। कई फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन खुद को पॉलिटिकल पार्टी से इंडिपेंडेंट बताती है कि हमारे पास किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं है, हम उन लोगों से अलग हैं। उनका मेन फोकस किसी पार्टी को सपोर्ट करना नहीं होता था, बल्कि फार्मर्स की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करवाना होता था, ठीक है। हालांकि कई बार थोड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट देखने को मिला है, क्योंकि पैसा तो चाहिए होता है, पैसा कहाँ से आएगा, करेक्ट। तो रीजनल बेस देखते हैं। मैनी मूवमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग इन पर्टिकुलर स्टेट वेयर कमर्शियल फार्मिंग इज कॉमन। Different regions have different demands depending on crops and local problems. हर स्टेट के फार्मर्स की प्रॉब्लम अलग होती है, इसीलिए कई फार्मर मूवमेंट्स किसी पर्टिकुलर स्टेट या रीजन में ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे पंजाब में वीट और पैडी के इश्यूज़ हो गए, राइस मतलब, ओके, एंड महाराष्ट्र में शुगर केन एंड कॉटन के फार्मर्स के इशू हो गए। हर रीजन की फार्मिंग एंड डिमांड्स अलग होती है, इसलिए इनके जो मूवमेंट्स हैं वो भी अलग होते हैं। फोकस ऑन मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग, रिच फार्मर्स आर मोर कंसर्न विद क्रॉप प्राइजेस, एक्सपोर्ट procurement policies and market reform because they sell large quantities of agriculture produce। अब रिच फार्मर्स मार्केट में क्रॉप्स बेचते हैं, ओके, तो इसीलिए उनका जो फोकस होता है वो क्रॉप प्राइस, एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, मार्केट रिफॉर्म, इन चीज़ों पे ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी इनकम डायरेक्टली मार्केट प्राइस पर ही डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल कोई क्रॉप है, ठीक है, हम वीट की बात कर लेते हैं, चलिए, ठीक है, और वीट का मार्केट प्राइस 1 kg के लिए फॉर एग्जांपल 70 रुपीज़ ही है। अब ये और कम हो जाएगा तो जो फार्मर है उनको तो लॉस होगा, है ना, क्योंकि वो मार्केट पे ही डिपेंडेंट है। तो इसका मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ड्रॉप होता जाएगा तो फार्मर्स को बहुत दिक्कत होगी, करेक्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में बेचते हैं। तो इसलिए एक प्रॉपर प्राइस मेंटेन होना ये बहुत ज़रूरी है। मेजर फार्मर्स
मेजर फार्मर्स मूवमेंट, सबसे मेजर फार्मर्स मूवमेंट क्या थे? लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड भारतीय किसान यूनियन BKU इन नॉर्थ इंडिया, शेतकारी संगठन इन महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्य रैत संघ KRRS in Karnataka. Sorry for the pronunciation if I'm pronouncing wrong. These organizations have led movements for the better price, low tax, debt relief and fair agricultural policies. इंडिया में कई इम्पॉर्टेंट फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि BKU है, शेतकारी संगठन है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ने बेटर क्रॉप प्राइसेस, लोअर टैक्सेस, डेट रिलीफ एंड फेयर एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के लिए मूवमेंट्स चलाए हैं कि इतना प्राइस मिनिमम होना चाहिए, टैक्स कम लगना चाहिए, डेट में हमको रिलीफ दीजिए कि अगर किसी का इतना फॉर एग्जांपल 5 लाख का लोन है तो आप उसे ड्रॉप कीजिए ताकि फार्मर्स अपना काम और अच्छे से कर सकें। ठीक है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को भी अच्छा बेहतर बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। अचीवमेंट्स हम देखते हैं। इंक्रीज इन MSP फॉर मैनी क्रॉप्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब कम से कम आपको इतना पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल 1 kg राइस है, पहले अगर 10 रुपये हुआ करता था तो उसे इंक्रीज़ करके 15 या 20 कर दिया ताकि फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिले। लोन वेवर्स इन सेवरल स्टेट्स, कई जगह पर लोन को लोन माफ़ी कर दी गई। ठीक है, बेटर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, ये चीज़ होगी तभी तो फार्मिंग अच्छी होगी। ग्रेटर अटेंशन टू फार्मर्स प्रॉब्लम बाय गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट फार्मर की प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, उनकी चीज़ों को सॉल्व कर रही है। स्ट्रॉन्गर वॉइस फॉर फार्मर्स इन नेशनल पॉलिसी डिस्कशन, नेशनल लेवल पर फार्मर की वॉइस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। लिमिटेशन, मोस्टली रिप्रेजेंट रिच एंड मिडिल फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स डू नॉट always benefit equally, regional differences reduce national unity among farmers, political influence sometimes weakens the government। अब लिमिटेशन की बातें करेंगे हम। अब लिमिटेशन देखते हैं। ये मूवमेंट ज़्यादातर रिच एंड मिडिल फार्मर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो छोटे एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं हमेशा उन्हें इक्वल बेनिफिट नहीं मिल पाता। रीजनल डिफरेंस की वजह से नेशनल यूनिटी कम हो जाती है और कभी कभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मूवमेंट को वीक भी कर देता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसे वाले लोग ही तो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, और जो बेनिफिट इन लोगों को मिल पाता है वो छोटे फार्मर्स को नहीं मिल पाता। जो फैसिलिटीज़ इनको मिल पाती है वो उन्हें नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से यूनिटी पे भी इफ़ेक्ट आता है। और अगर पॉलिटिकल लीडर कोई बीच में आ गया कि अरे पैसे रखो और रफा दफा करो, कहानी ख़त्म। करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू कंक्लूजन। रीच पीसेंट्स एंड फार्मर movement have played an important role in shaping agricultural policies in India. They have helped improve farmers' economic condition and brought farming issue into national discussion. However, for balanced rural development, future movements should also include the concern of small and marginal farmers so that the benefit of agriculture progress reach every section of rural society. रिच फार्मर्स मूवमेंट ने इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाई है। इन्होंने फार्मर की जो इनकम है, MSP हो गई या इरिगेशन फैसिलिटी हो गई या गवर्नमेंट का सपोर्ट हो गया, ये सारे इश्यूज़ को नेशनल लेवल पे उठाया है। लेकिन फ्यूचर में ज़रूरी है कि सिर्फ रिच फार्मर्स ही नहीं बल्कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी भी प्रॉब्लम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो पैसे वाले फार्मर्स हैं सिर्फ उन्हीं पे आप फोकस कर रहे हैं। अब जो छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास लिमिटेड लैंड है, लिमिटेड पैसा है, लोन ज़्यादा है, तो उन पे भी आपको फोकस तो करना ही पड़ेगा, तभी एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है वो बैलेंस होगा एंड रूरल सोसाइटी के हर सेक्शन को इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain the development of multi-party system in India. A multi-party system is a political system in which more than 2 political parties compete in election and have the chance to form the government. India follows a multi-party system because it is a large, diverse and democratic country with different language, religion, culture and regional interests. This system allows the people to choose from many political parties according to their needs and belief. मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और गवर्नमेंट बनाने का उन्हें मौका मिलता है। ठीक है, सो जब भी किसी देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन लड़ती है और लोग अपनी पसंद की पार्टी को वोट देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इंडिया एक बहुत बड़ा और डाइवर्स कंट्री है, ये तो सबको पता है। ठीक है, यहाँ अलग अलग लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर एंड रीजनल इंटरेस्ट के लोग रहते हैं
एंड इसी वजह से इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया है। इस सिस्टम की वजह से हर रीजन और कम्युनिटी को अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलती है एंड इसी के थ्रू हमारा देश आगे बढ़ता है। ओके हाँ, अपने नीड्स के हिसाब से, अपने बिलीफ के हिसाब से लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चूज करते हैं। मीनिंग ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम: इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम several national and regional political parties participate in election. No single party always remain in power. Different parties may form alliance or coalition government when no party gets a clear majority. मल्टी पार्टी सिस्टम में नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज दोनों इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। कभी किसी एक पार्टी को पूरी मेजॉरिटी मिल जाती है और कभी कोई पार्टी मेजॉरिटी नहीं ले पाती, तो दो या उससे ज़्यादा पार्टीज मिलकर कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? इसका मतलब कि कई पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट को चलाती है। जैसे कि आप और मैं, ठीक है, आपको बहुत सारे वोट्स मिल गए लेकिन आप मेजॉरिटी तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है, थोड़े से वोट्स की आपको और ज़रूरत है, तो आपने मेरे को बोला कि सुनिधि चलिए हम बनाते हैं मिलकर। तो हम दोनों ने मिलकर क्या किया? कोएलिशन गवर्नमेंट बनाया और हम इस देश को चलाएंगे मिलकर, ठीक है। इससे आपको भी मेजॉरिटी मिल गई और मेरा भी काम हो गया। डेवलपमेंट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया: Congress dominance 1952 to 1967. After independence, Indian National Congress was the strongest political party. It won the first 3 general elections and formed the government at both central and state level. Although other parties existed, they were weak and had little influence. सबसे पहले बात आएगी कांग्रेस डोमिनेंस की। कब से कब तक था? 1952 से 67 तक। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी और ये लगातार 3 जनरल इलेक्शन जीती थी। और कहाँ पे? सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पर भी, ठीक है, दोनों जगह यहाँ पे गवर्नमेंट इन्हीं की बनी थी। बाकी अदर पार्टीज भी एग्जिस्ट करती थी लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर थी और उनका जो इन्फ्लुएंस था वो इतना नहीं था जितना इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। राइज ऑफ अपोजिशन पार्टी: 1967 से 1977 तक अपोजिशन पार्टीज बढ़ना शुरू हुई। 1967 के जनरल इलेक्शन ने एक इम्पॉर्टेंट चेंज मार्क किया। बहुत सी अपोजिशन पार्टीज काफ़ी स्ट्रांग हो गई और उनकी गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट में बनी। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इंक्रीज एंड रिड्यूसिंग द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस: इस वक्त से पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बढ़ा और जो कांग्रेस का डोमिनेंस था वो कम होना शुरू हो चुका था। Janata Party government 1977. After the emergency 1975 to 77, several opposition parties united to form Janata Party. It defeated Congress in the 1977 general election and formed first non-Congress government at the center. This was a major step in growth of multi-party system. अब 1975 से 1977 के इमरजेंसी के बाद कई ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आई और जनता पार्टी बनाई। 1977 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को हरा दिया और सबसे पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप था मल्टी पार्टी सिस्टम की ग्रोथ के लिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्दर। जनता पार्टी, याद रखना इसको, ठीक है, जनता पार्टी। कोएलिशन पॉलिटिक्स: From 1989 onwards, no single party often received a clear majority. Many governments were formed through coalition with the support of regional and smaller parties. This period strengthened the role of regional political parties in national politics. अब कोएलिशन की बात हम करने वाले हैं। 1989 के बाद कई इलेक्शन में किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, इसलिए कई गवर्नमेंट ने कोएलिशन के थ्रू गवर्नमेंट बनाई। रीजनल पार्टीज़ का जो इम्पोर्टेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। ये पार्टीज़ नेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी एंड इसी पीरियड को हम क्या कहते हैं? कोएलिशन पॉलिटिक्स का वक्त कहते हैं। Present situation: in recent year, one national party has won majority in parliament, but India continue to have a strong multi-party system. National parties and regional parties actively contest election, and regional parties continue to play an important role in state politics and national decision making. Now, आज के टाइम में कभी कभी एक नेशनल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिल जाती है, लेकिन इंडिया में आज भी मल्टी पार्टी सिस्टम मौजूद है, ठीक है। नेशनल पार्टीज़ एंड रीजनल पार्टीज़ दोनों ही एक्टिवली इलेक्शन लड़ती हैं। रीजनल पार्टीज़ आज भी स्टेट पॉलिटिक्स एंड नेशनल डिसीजन मेकिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या आपको इतना समझ में आता है? अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना तो यू आर फ्री टू कमेंट, ठीक है, आप कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगी। ओके,
फीचर्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। मल्टी पार्टी सिस्टम के क्या फीचर्स हैं? प्रेजेंस ऑफ मैनी नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, इसकी वजह से बहुत सारी पार्टीज कॉम्पिट करती हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन विद मल्टी चॉइसेस फॉर वोटर्स, वोटर्स के लिए बहुत सारी चॉइसेस है, वो इनमें से जिसे चाहे उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, वोट करके गवर्नमेंट बना सकते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट व्हेन नो पार्टी गेट्स अ मेजॉरिटी, कोएलिशन गवर्नमेंट बन जाती है अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, जैसे मैंने आपको बताया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट रीजन, कम्युनिटीज़ एंड इंटरेस्ट, इसके थ्रू कई तरह के रीजन, कम्युनिटीज़ एंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यहाँ पे है जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उन्होंने एक पर्सन को चुना, ठीक है, वो आगे बढ़ते गया एंड गवर्नमेंट तक पहुँच गया, ठीक है, इसकी भी गवर्नमेंट बन गई। तो अब इनके जो इंटरेस्ट हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिल चुका है, एक रिप्रेजेंटेटिव मिल चुका है, करेक्ट। हेल्दी पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, इसी के थ्रू डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज मिलता है एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाता है ये, ओके। एडवांटेजेस देखते हैं, गिव वोटर्स मोर चॉइस, इसकी वजह से वोटर्स के पास काफ़ी सारी चॉइसेस आ जाती है। रिप्रेजेंट इंडिया सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, ये इंडिया की सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटेक्ट्स रीजनल इंटरेस्ट, रीजनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज करता है एंड किसी भी एक पार्टी के हाथ में पूरी पावर आने से रोकता है, ठीक है। सिर्फ एक पार्टी ही पूरा देश नहीं चला सकती, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग अगर पार्टीज़ होंगी तो सबकी मनमर्जी का काम होगा। लेट्स सी द डिसएडवांटेज, कोalition गवर्नमेंट में बिकम अनस्टेबल, डिसीजन मेकिंग कैन बी स्लो ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, स्मॉलर पार्टीज में इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेसिवली, पॉलिटिकल अलायंस में चेंज फ्रीक्वेंटली। हर सिस्टम की तरह यहाँ पे भी कुछ डिसएडवांटेज हमें देखने को तो मिल ही रहे हैं। अब कोएलिशन गवर्नमेंट अगर बनाई तो हो सकता है कि काफ़ी अनस्टेबिलिटी आ जाए, मतलब कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। अब डिसीजन मेकिंग में भी इसमें डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं, कोई आने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं, ये इनसे बात नहीं करता, वो इनसे बात नहीं करता, तो ये नाटक यहाँ पे हो सकते हैं। जो छोटी पार्टीज़ है उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे, अगर वो उनके हक में नहीं है या अगर उनके इंटरेस्ट में वो चीज़ें नहीं हैं। तो पॉलिटिकल अलायंस में चेंज फ्रीक्वेंटली, और पॉलिटिकल अलायंस भी बार बार चेंज हो सकती है, ठीक है। कंक्लूजन अब हम देखते हैं। द मल्टी पार्टी सिस्टम हैज़ डेवलप्ड ग्रेजुअली सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस, फ्रॉम द अर्ली डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी टू द राइज ऑफ regional parties and coalition government. It has strengthened Indian democracy. Although it has some challenges, the multi-party system ensures wider representation, promotes political competition and reflects the diversity of India. इंडिया का मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ है एंड कांग्रेस डोमिनेंस से लेकर अपोजिशन पार्टीज़ के राइज तक, देन जनता गवर्नमेंट आई, देन कोएलिशन पॉलिटिक्स आई, तो यहाँ तक पूरा सिस्टम किस तरह से चेंज हुआ है ना। एंड इसी के थ्रू इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। आज भी इंडिया में नेशनल एंड रीजनल पार्टीज मिलकर डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम इंडियन डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मानी गई है, क्योंकि ये देश की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एंड पॉलिटिकल कंपटीशन को बढ़ावा देता है, और लोग अपनी पसंद की गवर्नमेंट चुनने का भी अधिकार देता है। ओके, ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।